हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहिर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 लेटेस्ट इंटरनेशनल न्यूज जो कि जून 2022 में बहुत ही छाए हुए थे और आपके आने वाले अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यूज में बहुत ही क्रूशियल सा रोल ये प्ले करने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में उन्हीं न्यूज टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और आपको कस्टमाइजेशन के साथ भी प्लान्स देखने को मिलेंगे, मंथली एक्सेस एज वेल एज ईयरली एक्सेस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूविंग अहेड, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जो छाई हुई थी, डेनमार्क हैज वोटेड फॉर द ईयूज कॉमन डिफेंस पॉलिसी। हम सभी को भी पता है कि 27 नेशन का यूरोपियन यूनियन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रीजनल ग्रुपिंग्स भी माना जाता है। तो ऑलरेडी हमने पिछले ही महीने में देखा हुआ था कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो के मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। तो उसी तरीके से अगेन इस महीने में भी डेनमार्क ने वोट किया हुआ था। ऑफकोर्स डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा जरूर है, लेकिन 1993 में कॉमन डिफेंस पॉलिसी भी साइन की गई थी ईयू की, तो उससे डेनमार्क दूर रहा हुआ था क्योंकि वो उसका हिस्सा बनना नहीं चाहता था। एंड स्पेसिफिकली डेनमार्क थोड़ा बहुत रिलक्टेंट भी था ईयू के साथ जुड़ने में, और सबसे इंपॉर्टेंट वो बस अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट नहीं करना चाहता था यूके के साथ। लेकिन अब यहाँ पर जो कि रशिया ने अग्रेशन दिखाया हुआ है यूक्रेन के ऊपर, तो उसके बेसिस पर ऑलरेडी फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो का मेंबरशिप अप्लाई किया हुआ है। यूक्रेन को भी यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेचर भी दिया गया है, मैं इसी वीडियो में आपको आखिर में बताऊंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेनमार्क ने भी यहाँ पर एक रेफरेंडम रखा हुआ था अपने कंट्री में, तो 66.9% लोगों ने जो है वो फेवर में रखा हुआ था कि डेनमार्क को चाहिए कि वो कॉमन डिफेंस पॉलिसी का हिस्सा बने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेनमार्क पार्लियामेंट ने ये भी हिस्टोरिक डिसीजन लिया हुआ था कि $1 बिलियन लगभग वो डिफेंस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेंड करने वाले हैं आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में। तो स्पेसिफिकली अब रशिया के लिए और भी टाइटन जो है वो किए जा रहे हैं आहिस्ता से, और G7 की समिट भी हाल ही रिसेंट में ही हुई थी, तो वहां पर भी रशिया पर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगाने की कोशिश भी की हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब एज ऑफ नाउ जो देखिए अगेन यहाँ पर ईयू का कॉमन डिफेंस पॉलिसी ऐसा नहीं है कि वो नाटो के कंपटीशन में है। ऑफ कोर्स नाटो जो है वो बहुत ही सुपीरियर एक डिफेंस पैक्ट की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी जब हम ईयू के कॉमन डिफेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पर इंटीग्रेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं उन 27 ईयू कंट्रीज के बीच। तो जहां कहीं पर भी जॉइंट ईयू मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो बोस्निया, माली, सोमालिया वगैरह हो, तो वहां पर अब डेनमार्क के ऑफिशियल्स भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। डेनमार्क के मिलिट्री से रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी वहां पर जाएंगे, सोल्जर्स हो या फिर इक्विपमेंट्स वगैरह। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब कभी भी ईयू के कोलीग्स डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेंगे तो अब डेनमार्क वहां पर बैठ सकता है, लेकिन इससे पहले उसे बैठने की इजाजत नहीं थी। तो दिस हैज बीन द वेरी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। अपार्ट फ्रॉम दैट टियांगोंग स्पेस स्टेशन, देखिए आप सभी को भी पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पर स्पेसिफिकली हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह का रिपेयर का अगर कुछ काम हो या फिर स्पेस से रिलेटेड कोई रिसर्च वगैरह का काम हो तो वहां पर किया जाता है। तो लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खासियत यह है कि वो किसी एक कंट्री का नहीं है। यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, कनाडा और रशिया वालों ने मिलकर उसे एक कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव स्कीम के तहत बनाया हुआ था। लेकिन चाइना इस फीट को रिपीट करना चाहता है। टियांगोंग स्पेस स्टेशन दरअसल चाइना का सबसे पहला स्पेस स्टेशन होगा, और टियांगोंग स्पेस स्टेशन ऐसा पहला स्पेस स्टेशन होगा जो कि एक कंट्री के अंडर होगा, यानी कि सोल अथॉरिटीज इसके चाइना के ही होंगे। तो उससे रिलेटेड रिसेंटली थर्ड मैंड मिशन जो है लगभग 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ टियांगोंग स्पेस स्टेशन को भेजा गया था, वहां पर रिपेयर्स वगैरह करवाने के लिए, टियानहे कोर मॉड्यूल्स को फुल फ्लेज्ड रिपेयर करने के लिए, और स्पेसिफिकली ये जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं वो लगभग दिसंबर को वापस लौट कर आएंगे। तो चाइना प्लान कर रहा है कि भाई दिसंबर 2022 फुल फ्लेज्ड ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल हो, वहां पर क्रूज वगैरह भेजे और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड काम है वो सभी वहां पर किए जाए। तो शानझो 14 स्पेसक्राफ्ट की मदद से ये मैंड मिशन जो है वो भेजा गया था, और सबसे पहला क्रू जो टियांगोंग स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए भेजा गया था, इट वाज एक्चुअली इन सितंबर 2021। तो पहला गया, उसके बाद दूसरा, अभी जो भेजा वो तीसरा वाला था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी को भी पता है कि सिंस जी जिनपिंग जी जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के, बहुत ही अग्रेसिवली स्पेस के एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को वो फॉलो कर रहे हैं, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड भी कई इंपॉर्टेंट से डेवलपमेंट्स चाइना में हमें देखने को मिले हुए हैं। अभी तो अपने खुद का एक स्पेस स्टेशन वो खोलने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्स पर बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने लैंडिंग भी की हुई थी रिसेंटली, और 2019 में मून के फार साइडर पर भी उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की हुई है। एक बहुत ही रेयर फीट माना जाता है।
मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो इंटरनेशनल न्यूज में छाया हुआ था, इट वाज 25th फाउंडेशन ऑफ बिम्स्टेक। आप सभी को भी पता है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कि 6 जून 1997 को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पर 25th फाउंडेशन डे जो है बिम्स्टेक का सेलिब्रेट किया हुआ था। मैंने ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है कि बिम्स्टेक क्या है, इसे क्यों रखा गया है, किस तरीके से काम करता है, उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है। आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लगभग 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मिश्रण ये बिम्स्टेक हम कह सकते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, ऑफ कोर्स ये सार्क के मेंबर्स भी हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थाईलैंड और म्यांमार जो कि एशियान के भी मेंबर्स हैं। तो दरअसल एशियान और सार्क के बीच एक ब्रिज की तरह भी बिम्स्टेक काम करने की कोशिश करता है। लगभग 1.73 बिलियन पीपल की आबादी को रिप्रेजेंट करता है और लगभग दुनिया का 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी को ये 7 कंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सा यहाँ पर इकोनॉमिक पोटेंशियल है जो इंडिया ऑफ कोर्स टैप कर सकता है। तो 14 अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर्स हमने रखे हुए थे। इससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। And apart from that, moving at next most important international issue that has happened was World Summit of Information Society 2022। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर इंडिया ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था और ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम जो है वो खासकर वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग को रिप्रेजेंट करता है जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिकली डिस्कशंस, कंसल्टेशंस वगैरह होते हैं। मल्टी स्टेक होल्डर्स जो कुछ भी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन श्री देवसिन चौहान जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है, तो उन्होंने दिया हुआ था और ये समिट जेनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। एंड स्पेसिफिकली वहां पर इंडिया से रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन पावर क्या है, मल्टीलैटरल और बायलैटरल एंगेजमेंट्स किस तरीके से हैं, वहां पर इंडिया से रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस भी दिए गए थे। और इस सोसाइटी या फिर इस समिट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया फिर से रीइलेक्ट होना चाहता है फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी माना जाता है। तो 2023 से 26 जो आने वाले कपल ऑफ इयर्स के लिए जो इंडिया फिर से रीइलेक्ट होना चाहता है, तो वहां पर इंडिया के मेंबरशिप, इंडिया के रीइलेक्शन के लिए और भी जबरदस्त सा कैंडिडेचर बन चुका हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस 1869 इंडिया जो है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हिस्सा है और प्रोएक्टिवली उसके साथ काम भी कर रहा है। एंड ITU इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टिल सर्वाइविंग। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के फोरकास्ट थे जो ऑलरेडी उन्होंने जनवरी में दिए हुए थे उसे स्लैश करके बहुत ही रिड्यूस किया हुआ था और उन्होंने यही कहा कि बहुत ही कंट्रीज, बहुत ही इकोनॉमीज और कई कंट्रीज जो है वो अक्यूट रिसेशन जो है वो फेस कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 80 साल के इस टाइम फ्रेम में ऐसा पहली बार होगा कि शार्पेस्ट डिसेलरेशन हमें ज्यादातर इस ग्लोबल फोरकास्ट में देखने को मिलेगा। तो पहले इकोनॉमी अच्छा खासा पुश होगी जैसा कि हमने जनवरी में देखा, लेकिन उसके बाद बहुत ही स्टीप फॉल हमें ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट में देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन फोरकास्टेड। तो इस साल अगेन जो ऑलरेडी 4.1 दिया हुआ था कि इस साल जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो ग्लोब का होगा वो 4.1 का होगा, लेकिन उसे स्लैश करके 2.9 को घटा दिया गया है थ्रू वर्ल्ड बैंक। और लगभग पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल 5.7% का ग्लोबल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला हुआ था। तो वी हैव टू एम्ब्रेस आवरसेल्व्स फॉर दिस अपकमिंग रिसेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड बैंक के चीफ ने भी यही कहा, डेविड माल्पास साहब ने, कि देखिए रिसेशन तो आ रहा है, इन्फ्लेशन स्पाइक्स वगैरह हो रहे हैं, प्राइस कंट्रोल वगैरह, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आप ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा, ट्रेड को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे पता है कि कंट्रीज जो कहीं ना कहीं अक्यूट नेचर फॉलो कर रहे हैं, वो कई अनप्रेसिडेंटेड ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, प्रोडक्शन को आप एंकरेज करें ताकि हम इस रिसेशन से रेसिलियंसी के साथ लड़ सकें। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक और हिस्टोरिक सा वोटिंग हुआ था यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो यूरोपियन पार्लियामेंट हैज वोटेड टू बैन सेल ऑफ न्यू कार्स, खासकर कार्बन इमिशंस कट करने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है कि बाय 2035 जो कुछ भी नए पेट्रोल और डीजल के कार्स मैन्युफैक्चर होंगे अब उनके सेल पर आउटराइट बैन वहां पर लगा दिया गया है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही रेडिकल सा स्टेप लिया गया है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की सीरियसनेस को मद्देनजर रखते हुए ही और क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए ही और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम को यूरोप रीजन में बढ़ाने के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है। तो ऑफ कोर्स बाय नेक्स्ट डेकेड यूरोपियन यूनियन चाहता है कि लगभग 100% कार्बन इमिशंस जो खासकर
व्हीकल से निकलते हैं उन्हें पूरी तरीके से कट किया जाए, और खासकर गैसोलाइन, डीजल और पेट्रोल पर जो चलने वाले कार्स वगैरह हैं उनके सेल पर जो है वो प्रोहिबिशन लगाया जाए। अभी भी नेगोशिएशन चल रहे हैं क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया, लेकिन 27 जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के साथ भी डिस्कशन चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका मंथन भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही इस तरीके का एक फाइनल लॉ जो है वो पास किया जाएगा। तो लगभग यूरोपियन यूनियन के लॉ मेकर्स ने यही कहा कि बाय 2030 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन चल रहा है 2021 के लेवल्स पर आपको कट करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्चार्ज भी वो लगभग 37.5% तक आपको इसी डेकेड के एंड तक अचीव करना पड़ेगा। तो ड्रास्टिकली रेडिकल स्टेप भी लिया गया है, लेकिन ये इनएविटेबल है क्योंकि हमें एक तो क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ना है और दूसरा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम को भी ज्यादातर पुश करना है। दिस इज व्हाट यूरोपियन पार्लियामेंट हैड टू से। Moving towards next most important update, 110th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का प्लीनरी सेशन चला हुआ था जेनीवा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी जो कि हमारे लेबर मिनिस्टर हैं वो भी गए हुए थे और वहां पर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने खासकर कोविड पैंडेमिक के टाइम में लेबर और लेबर लॉस से रिलेटेड या फिर लेबर कन्वीनियंस से रिलेटेड क्या कुछ हमने काम किया हुआ था उससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से अपडेट दिए कि खासकर ई श्रम कार्ड जो हम रिलीज कर रहे हैं, यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसके तहत दिया जाता है, जो कि वर्कर के लिए एक पोर्टेबल आइडेंटिटी का काम करता है और राइट टू वर्क में उसे फुल फ्लेज्ड अधिकार देने की कोशिश करता है, उसके बारे में तारीफ यहां पर की गई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री वैक्सीनेशन का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव भी इंडिया में किया गया था कोविड वैक्सीनेशन के लिए, तो वहां पर भी हमने इसके बारे में बात कही। और फ्री फूड डिलीवरी भी जो हमने दिया हुआ था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, उससे रिलेटेड भी यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर किया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो महिलाएं जिनके पास जनधन अकाउंट था उनके अकाउंट्स में भी लगभग 5,000 रुपए के आसपास मनी ट्रांसफर किया गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो उसके बारे में भी हमने यहां पर कहा हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीएम स्वानिधि स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं 32 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के बगैर ही फ्री लोन्स दिए गए थे, उसके बारे में भी हमने हाईलाइट करके बताया हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक वाज 2021 में ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही कोशिश की कि चाइना में जाकर कोविड-19 का ओरिजिन जो है उसके ऊपर रिसर्च वगैरह किया जाए। वुहान लैबोरेटरी वगैरह का एक्सेस भी मांगा गया था, तो वहां पर जाकर उन्होंने अगेन दूसरी बार सर्च की हुई थी 2022 में भी, लेकिन ये भी पिछली बार की तरह इनकंक्लूसिव आया। कोई भी हमें प्रूफ ही नहीं मिला कि किस तरीके से नोवेल कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ था, और चाइना ने यही बात कही कि डाटा जो है वो मिसिंग है चाइना से। तो अगेन जो बातें मनाई जा रही थी कि बायोलॉजिकल वॉर करने की चाइना कोशिश कर रहा था, तो उससे रिलेटेड ठोस प्रूफ हमें कोई भी यहां पर नहीं मिल सका, और यूएन वाले बिल्कुल भी हैरान रह गए कि हमें अभी तक पता नहीं चला कि कोविड वायरस किस तरीके से पहली बार ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ, या फिर ये वुहान लैब में इस पर कुछ काम कर रहे थे, वहां से आउटब्रेक हुआ, और कंक्लूजन में यही उन्होंने कहा कि शायद किसी बैट से ही ये किसी इंसान को ट्रांसफर हुआ होगा। लेकिन जरूरत हमें पता करने की यही थी कि इस तरीके का डेडली वायरस का आउटब्रेक हुआ कैसे। लगभग 15 मिलियन पीपल जो है उन्होंने अपनी जानें खोई हुई हैं, हम सभी ने किसी ना किसी अपने नियर एंड डियर को खोया हुआ है, तो फ्यूचर में हम इस तरीके का आउटब्रेक ना देखें, अपनी ह्यूमैनिटी को बचा लें। तो दिस इज वन सच रीजन व्हाई WHO वांटेड टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत ही इनकंक्लूसिव रहा हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, इंडिया की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया हुआ था मल्टीलिंगुअलिज्म। आप सभी को भी पता है कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन के, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी कम्युनिकेशन जारी किए जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि यूएनजीए ने जो रेजोल्यूशन पास किया मल्टीलिंगुअलिज्म पर, वहां पर हिंदी का रेफरेंस दिया गया था। यानी कि ये यूएन को पुश करता है ये रेजोल्यूशन के आप अपने जो कुछ भी वाइटल मैसेजेस और कम्युनिकेशंस हैं आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस में करते हैं, लेकिन नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज में भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है जो इन 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जानता ही नहीं है। तो उसमें इंक्लूड हिंदी भी किया गया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी रेफरेंस हमें देखने को मिला हुआ था। तो सिंस 2018 इंडिया बहुत ही अग्रेसिवली फॉलो कर रहा है, एक्स्ट्रा बजटरी कंट्रीब्यूशंस भी दे रहा है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन को, जो कि मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन देता है, न्यूज चैनल्स को कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, उसे पुश करने के लिए कि हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी @UN प्रोजेक्ट भी 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत पब्लिक आउटरीच जो यूएन की होती है, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यूएन देता है वो हिंदी लैंग्वेज में भी हो, ताकि ग्लोबली बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है हिंदी स्पीकर्स की, ताकि उनकी भी मदद हो जाए इस तरीके के इंपॉर्टेंट से इंफॉर्मेशन को जानने में, पढ़ने में।
मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, लगभग 5 साल के गैप के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वालों ने अपने मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रखे हुए थे। दिस वाज एक्चुअली द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो सभी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज जो WTO के हैं, उन सभी के कॉमर्स मिनिस्टर्स जो है वहां पर, ट्रेड के मिनिस्टर्स जो है वहां पर गए हुए थे। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लेकर पीयूष गोयल साहब गए हुए थे। तो लगभग 5 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो WTO में बहुत ही क्रूशियल से डिस्कशन इस कॉन्फ्रेंस में हुए थे, जैसा कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी क्या होगा, फिशरी सब्सिडीज से रिलेटेड नेगोशिएशंस, एग्रीकल्चरल इश्यूज भी डिसाइड किए गए थे। खासकर पब्लिक स्टॉकिंग जो फूड सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड भी बातचीत यहां पर की हुई थी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अगेन बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक सा चीज यहां पर हमें देखने को मिलती है। बांग्लादेश के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे रबाब फातिमा जी यूएन के लिए। तो उन्हें जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की तरह या फिर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल की तरह अपॉइंट किया गया है। तो अब एंटोनियो गुटेरेस के बाद यूएन में सबसे हाईएस्ट पोजीशन अगर आप किसी का कह सकें तो वो रबाब फातिमा जी का ही होगा, क्योंकि शी इज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज आल्सो बीन अपॉइंटेड टू हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। और बांग्लादेश की पहली वुमेन ऐसी डिप्लोमेट है जो इतने बड़े पोजीशन को वो लेने वाली हैं, अपॉइंट हुई हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी को भी पता है 2020 जो कपल ऑफ इयर्स बैक जो था, यूएन ने अपने 75 इयर्स एस्टैब्लिशमेंट के सेलिब्रेट किए हुए थे। तो वहां पर इंडिया यूएन को कुछ गिफ्ट देना चाहता था। तो उससे रिलेटेड इंडिया चाहता था कि एक ऐप डेवलप करके यूएन को गिफ्ट दें, वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। तो स्पेसिफिकली अगर आप सभी को भी पता हो तो यूनाइटेड नेशन की एक बहुत ही बड़ी ऑफिस है जेनीवा स्विट्जरलैंड में, जिसे पलाइस डेस्टिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5 बिल्डिंग और 21 फ्लोर्स की ये पूरी बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। तो अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर चैम्बर्स, हर मेंबर नेशन जो यूनाइटेड नेशन का है उन सभी के लिए सेपरेट ऑफिस, यहाँ पर उनके एम्बेसडर्स, उनका सभी काम वगैरह यहाँ पर चलता है। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन में कहीं से एक जगह पे दूसरी कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, या फिर रूम्स कहाँ पर है, कौन सी कंट्री का चैम्बर कहाँ पर है, वो लोकेट करना मुश्किल है। तो भारत सरकार ने डिसाइड किया हुआ था रिसेंटली के ऑलरेडी हम कुछ गिफ्ट देना चाहते थे, इंडिया डोनेशन देना चाहता था यूएन को, तो क्यों ना हम इस तरीके का एक ऐप लॉन्च करें। और लगभग $2 मिलियन के आसपास इस ऐप को बनाने के लिए और मेंटेनेंस में खर्चा लग जाएगा, लेकिन भर भी भारत सरकार उसे उठाने के लिए तैयार है कि इस पलाइस डेस्टिनेशन में जो कोई भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, मीटिंग्स वगैरह चलेंगे तो इस ऐप को डाउनलोड करके वो जो कोई भी डिग्निटरीज, डिप्लोमेट्स हैं, वो इजीली जीपीएस बेस्ड जो इस पूरे एरिया में वो घूम सकते हैं, वो अब गुम नहीं हो जा सकते, और आसानी से ऑफिसेस वगैरह कहां पर हैं, प्रेमिसेस क्या क्या है, उन सभी के बारे में, रूम्स उससे रिलेटेड ऑफिसेस क्या है, उन सभी का लोकेशन भी यहां पर हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक और बार मैं आपको याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। कस्टमाइजेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा, मंथली एक्सेस भी है और ईयरली एक्सेस के प्लान्स भी अवेलेबल है। तो क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओएआर टेस्ट, पीपीडीटी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप टास्क, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, लाइव क्लासेस, सक्सेस स्टोरीज, पर्सनल गाइडेंस और अबव और एसएसबी के ट्रेंड्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में भी है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इंफॉर्मेशन शेयर करें। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था यंग पार्लियामेंटेरियंस का शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो वहां पर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी गया था। वेंगोंग कोन्याक जी जो कि राज्यसभा के एमपी हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट भी हैं, तो उन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड इजिप्ट का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोअर हाउस इजिप्ट का है, तो उन दोनों ने मिलकर 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था। तो दुनिया भर के जो यंग एमपीज हैं वो सभी यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था और अपने अपने स्ट्रेटजीज उन्होंने शेयर किए हुए थे। लगभग 2000 यंग एमपीज जो कि 60 अलग अलग कंट्रीज से थे वो यहाँ पर आए हुए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो उन्होंने डिस्कस किया वो क्लाइमेट चेंज का ही था। और एज ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग 35,177 जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं अक्रॉस वर्ल्ड, उसमें से सिर्फ 2.66% ही यंग एमपीज होल्ड कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस नंबर को बढ़ाएं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, चाइना ने अगेन अपना सिक्का खेला हुआ है। काउंटर टेररिज्म का जो कुछ भी इशू बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसे पॉलिटिसाइज पूरी तरीके से किया, और टेररिस्टों को ये लोग डिफेंड कर रहे थे विदाउट एनी अप्रोप्रिएट लॉजिक और एक्सप्लेनेशन। यूएस और इंडिया दरअसल ज्वाइंट प्रपोजल लेने वाले थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैं अब्दुल रहमान मक्की, उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेसिग्नेट किया जाए, लेकिन यहाँ पर चाइना ने अपना वीटो का इस्तेमाल किया और इस मूव को आगे बढ़ने से रोका हुआ था। कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी चाइना ने नहीं दिया हुआ था।
इस तरीके का खेल ऑलरेडी चाइना खेल चुका हुआ था। मसूद अजहर जो कि 2611 का मास्टरमाइंड भी माने जाते हैं, तो उन्हें लिस्ट करने में भी चाइना ने इसी तरीके से हॉल्ट कराए हुए थे। और अब्दुल रहमान मक्की भी इसी तरीके के पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, जो कि यूएन प्रिस्क्राइब्ड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तोयबा के डिप्यूटी चीफ भी इन्हें माना जाता है। मुंबई टेरर अटैक्स में भी इनका बहुत ही बड़ा हाथ था और कई हजारों इनोसेंट सिविलियंस की जानें लेने की ये भी उन पर इल्जाम भी उन पर कई लगाए गए हुए हैं। एंड गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ये भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्पेसिफिकली आने वाला जो प्लीनरी सेशन अक्टूबर में है, जो कि जर्मनी बर्लिन में होगा, तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या फिर उस लिस्ट से निकाला जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूसली जून 2018 से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर ही रखा गया था, क्योंकि पाकिस्तान पर टेररिज्म को सपोर्ट करने के चार्जेस और मनी लॉन्ड्रिंग के कई केसेस जो है लांछन लगाए हुए थे। तो इससे रिलेटेड एफएटीएफ ने बहुत ही सीवियर सैंक्शंस लगाए हुए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है कि मोस्टली इस प्लीनरी सेशन में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि कई प्रोमिसेस जो पाकिस्तान ने किए हुए थे मोस्टली एफएटीएफ के साथ, उन सभी पर वो क्लियर जो है स्टेप्स उन्होंने लिए हुए हैं और सीरियसनेस उन्होंने दिखाया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एफएटीएफ पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, ये काम क्या क्या करता है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, उन सभी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। आप एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। इतना मैं बता दूं कि जुलाई 1989 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। G7 समिट जो कि पेरिस में हुआ था, तो G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव से इनिशियली से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस डील करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 2002 में एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज, एंटी टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज देखने के लिए भी एफएटीएफ को एम्पावर किया गया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जो छाई हुई थी, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। देखिए, कॉमनवेल्थ हम उन सभी कंट्रीज को कहते हैं जो एक जमाने में ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे। ऑफ कोर्स इंडिया भी कॉमनवेल्थ का ही हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि एक जमाने में ब्रिटिश ने हमें रूल किया हुआ था। तो 26th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग हो रही थी किगाली, रुवांडा में। तो वहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी गए हुए थे 4 दिन के विजिट के लिए। तो वहां पर थीम इस साल का रखा गया था, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। और आपको लग रहा होगा कि सर ये यूनिक क्यों माना जाता है। देखिए, ये सभी जितने भी आप कंट्रीज देख रहे हैं, यहाँ पर आप कनाडा देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी के काम करने के तौर तरीके आपको सिमिलर ही मिलेंगे। पार्लियामेंटरी सिस्टम्स यहाँ के सिमिलर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक जमाने में ब्रिटिश यहाँ पर राज कर रहा था, तो ब्रिटिश के ही सिस्टम्स को ज्यादातर इन सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ था। और लगभग इन गवर्नमेंट हेड्स की मीटिंग में ऑफ कोर्स एज यूजुअल ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात की गई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली अफगानिस्तान में बहुत ही एक डेडलीस्ट अर्थक्वेक हिट किया हुआ था 6.1 मैग्नीट्यूड के साथ। लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी और 1500 लोग बहुत ही घायल हुए थे। और ये पहला ऐसा इतना डेडलीस्ट अर्थक्वेक है सिंस तालिबान हैज ओवरटेकिंग इन 2021। और पिछले 2 डेकेड्स में ये बहुत ही सीवियर सा अर्थक्वेक है जो अफगानिस्तान को हिट किया हुआ था। इंडिया ने भी बहुत ही अपने इंपॉर्टेंट से ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ्स और हेल्प अफगानिस्तान को दिए हुए हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जो नहीं चाहता था रशिया वही हो रहा है। जितना वो यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड को दूर रखना चाहता था यूरोप से, उतना ही वो लोग यूरोप के करीब हो रहे हैं। तो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ने कैंडिडेट का स्टेटस जो है वो दिया हुआ है, मेंबरशिप अभी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूनानिमसली वोट किया कि यूक्रेन और मोल्डोवा को, दोनों को जो है ईयू का कैंडिडेट का स्टेटस दिया जाएगा। तो अब इससे क्या होगा स्पेसिफिकली, अब फर्दर नेक्स्ट जो है यूक्रेन के साथ कोई भी 3 रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज ईयू के साथ नेगोशिएशंस करेंगे। ईयू के रिप्रेजेंटेटिव्स जो 3 कंट्रीज होंगे वो यूक्रेन के साथ नेगोशिएट करेंगे और जो कुछ भी रिफॉर्म्स वगैरह लाना होता कि ईयू का मेंबर बन जाए, वो अगर यूक्रेन एक्सेप्ट करता है तो बहुत ही जल्द यूक्रेन जो है ईयू का अगला मेंबर बन सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम मोल्डोवा, यूक्रेन जॉर्जिया के लिए भी जो है ईयू की कैंडिडेसी अप्रूव जो है वो की हुई है। तो 529-45 मेजोरिटी के साथ जो है ये वोट दिया गया था और 40 एब्सेंशंस हमें यहाँ पर देखने को मिले हुए थे। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो भी बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही कहा कि यूक्रेन का फ्यूचर अगर कहीं पर है तो वो यूरोपियन यूनियन में ही है। तो ईईसी के प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, तो उन्होंने भी कहा कि यूक्रेन भी बहुत ही उत्सुक है और बहुत ही नेसेसरी रिफॉर्म्स लाने की भी वो कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही जल्द हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फुल फ्लेज्ड यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस में बहुत सी चंद हिस्टोरिक सी चीजें हुई थी। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट गन लेजिस्लेशन पर सेनेट और लोअर हाउस ने पास किया हुआ था बिल्स, मैं उससे रिलेटेड भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही खुद का जो एक 50 साल का पुराना रूलिंग था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन, उसे ओवरटर्न किया हुआ था। और अब एज ऑफ नाउ यूएस में वुमेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं माना जाएगा अबॉर्शन। तो लगभग 6-3 मेजोरिटी के रूलिंग के साथ जो है इसे पास किया गया था। एक रिपब्लिकन बेस्ड मिसिसिपी लॉ था जो 15 वीक्स के बाद अबॉर्शन को बैन करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया हुआ है। तो बहुत ही रेडिकलाइज एक स्टेप माना जा रहा है। जो बाइडेन जी ने भी यही कहा कि वो बहुत ही सैड थे इससे रिलेटेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता था वुमेन का अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्शन। लेकिन अब जो कि इतना हिस्टोरिक सा डिसीजन एक दिया गया है, तो लगभग सभी स्टेट्स, जो 50 स्टेट्स हैं यूएस के, वो अपने इंडिविजुअल लेजिस्लेशंस पास कर सकते हैं अबॉर्शन के राइट्स को लेकर। तो लगभग इसी से रिलेटेड जो है फर्दर बातचीत भी चल रही थी। अगेन कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स बटे हुए थे, चंद अबॉर्शन के सपोर्ट में थे, चंद नहीं थे। तो उससे रिलेटेड भी डिस्कशंस यूएसए में कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन लिया हुआ है फॉर द राइट टू अबॉर्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट G7 के समिट्स भी चल रहे थे। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हुए थे वहां पर। ऑफ कोर्स G7 का हिस्सा इंडिया नहीं है, लेकिन इनवाइटी की तरह वहां पर वो गए हुए थे। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए $600 बिलियन का प्लेज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को G7 नेशंस ने दिया हुआ है। और एक और बात अच्छी ये कही गई कि ये चैरिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो कुछ भी क्लाइमेट चेंज में हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे लिए ही रिटर्न्स देगा। तो ऐसा जो बाइडेन जी ने कहा हुआ था। और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना का जो मैसिव बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, उसके काउंटर में जो है ये G7 नेशंस ने इतना भारी भरकम अमाउंट जो है वो दिया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया पर भी चंद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे, टाइट किए गए थे। रशिया का गोल्ड पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सी चीजें जो रशिया से रिलेटेड, जो उनके फाइनेंशियल इकोसिस्टम से रिलेटेड, इवन हमने देखा कि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से भी उनके कई बैंक्स को हटाया गया था। तो इस तरीके के और भी सीरियस सैंक्शंस जो है देख करने की सोच रहे थे G7 नेशंस। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि मैंने कहा कि गन सेफ्टी लेजिस्लेशन जो है वो पास किया गया है। लगभग 30 साल बाद, 3 डेकेड्स के बाद इस तरीके का एक हिस्टोरिक डिसीजन हमें यूएस में देखने को मिल रहा है। तो लगभग सेनेट ने इसे पास किया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट खुद जो बाइडेन जी ने भी इस गन सेफ्टी लेजिस्लेशन को साइन किया हुआ है। तो ये अब क्या करेगा, बहुत ही पूरी तरीके से स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें यूएस में देखने को मिलेंगे गन से रिलेटेड, गन होल्डिंग से रिलेटेड। तो जो कोई भी 18 से 21 साल के बीच यंग गन बायर्स होंगे, उनका बैकग्राउंड चेक वगैरह किया जाएगा। अब हर किसी के हाथ में आसानी से, जो 18 साल के ऊपर हैं, वो राइफल्स या गन्स वगैरह मेंटेन नहीं करेंगे। और भी ये ताकीद दी गई थी इंडिविजुअल स्टेट्स को कि आप और भी स्ट्रिक्ट लॉस लेजिस्लेशंस लाएं, ताकि ये गन्स, राइफल्स वगैरह जो आप बेच रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में जाए, किसी भी डेंजरस लोगों के हाथ में वो ना जाए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, 2022 यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो लिस्बन, जो कि पोर्चुगल का कैपिटल है, वहां पर हो रहे हैं। रिसेंटली 27 जून को ये स्टार्ट हुए और जुलाई 1 तक ये चलेंगे। तो वहां पर जितेंद्र सिंह जी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लेकर गए हुए हैं। तो इस साल केन्या और पोर्चुगल दोनों मिलकर इसे को होस्ट कर रहे हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भी इसे माना जाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ओशंस जो है वो 2/3 एरिया अर्थ का ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। दरअसल हम इंसान और लैंड वो बहुत ही कम तादाद में है। तो ओशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एसिडिफिकेशन की वजह से, और भी कई इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जो ओशंस फेस कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड डिस्कशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, आप सभी को भी पता है कि 14th ब्रिक्स समिट बीजिंग ने होस्ट किया हुआ था वर्चुअली। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो थे वो होस्ट थे। पिछले साल इंडिया ने होस्ट किया हुआ था न्यू दिल्ली में। तो इस साल होस्ट जो था ब्रिक्स का वो चाइना था। तो वहां पर एट द एंड ऑफ डिस्कशन बीजिंग डिक्लेरेशन साइन किया हुआ था। खासकर 2 चीजें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट से डिस्कस करने को हमें इस डिक्लेरेशन में मिली। एक तो टेररिज्म पर बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड कंडेमनेशन किया गया था, और ये कहा गया था कि टेररिज्म से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं, हम किसी भी सिविलाइजेशन, नेशनैलिटी, रिलीजन या रीजन या फिर एथनिक ग्रुप को हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूक्रेन और रशिया के बीच जो क्राइसिस चल रहा है, हम यूक्रेन में यूएन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे जो ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उन्हें भी जो है होल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूएन को भी चाहिए कि वो कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर एक कन्वेंशन जो है वो साइन करें, फाइनलाइज करें और अडॉप्ट करें। दिस इज व्हाट वी हैड सेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कुछ पॉलिसी का काम हम कर सकते हैं कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक हमारा कैसा होगा, क्योंकि ये 5 नेशंस जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो दरअसल इमर्जिंग मार्केट्स माने जाते हैं,
G7 तो अल्ट्रा डेवलप्ड कम्युनिटीज हैं, अगर उस लेवल के कम्युनिटीज को टैकल करना है तो इस 21वीं सदी में यही वो 5 नेशंस हैं जो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो जिम्मेदारी हम पर ही बहुत ही ज्यादा है कि हम वर्ल्ड के लिए एक स्टेबलाइज्ड और इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन्स की स्टेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करें, रेसिलिएंट इकोनॉमी हम बना कर दें और लो कार्बन डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हम आगे बढ़ें। चंद इंपॉर्टेंट से इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स वगैरह जो रिलीज किए गए थे। सबसे पहला था एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे पहले एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। ये बायनियल इंडेक्स है जो कि 2002 में पहली बार स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है अलॉन्ग विद कोलैबोरेशन ऑफ याले सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो 40 अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जो अलग अलग 15 ग्रुपिंग्स में किए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे वो एनवायरमेंटल हेल्थ हो, इकोसिस्टम वाइटैलिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो अलग अलग पॉलिसी से रिलेटेड क्या कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उस कंट्री का कैसा है, उसके बेसिस पर किया जाता है। और यहां पर अगेन टॉप पर डेनमार्क आया हुआ था, फॉलोड बाय यूके एंड फिनलैंड। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि सबसे आखिरी पोजीशंस किया ही था 180 कंट्रीज का यहां पर इंडेक्स, और 180th पोजीशन पर ही इंडिया यहां पर आया हुआ था। 18.9 आउट ऑफ 100 स्कोर के साथ इंडिया हैज एक्चुअली स्टूड लास्ट इन दिस रैंकिंग। तो हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार, उनसे भी बहुत ही कम हमारा रैंकिंग देखने को मिला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन और गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न बहुत ही बुरी हालत में इंडिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनली ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 भी रिपोर्ट की गई थी, और लगभग 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हमने रखे हुए हैं एजेंडा 2030 के तहत, जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। तो उससे रिलेटेड हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वाले जो कि यूएन के अंडर ही काम करते हैं, तो वो ये रिपोर्ट का असेसमेंट जो है वो रिलीज करते हैं। तो इस साल भी जो है फिनलैंड टॉप पर आया हुआ है अलॉन्ग विद डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। इंडिया का रैंक जो है वो इस बार और गिरा हुआ है। 2020 में हम 117th रैंक पर थे आउट ऑफ 163 कंट्रीज। 2021 में हम 120 पर आ गए, और इस साल 2022 में हम 121st रैंक पर आए हुए हैं आउट ऑफ 163 कंट्रीज। सो ये थी चंद इंपॉर्टेंट से न्यूज टॉपिक्स जो इंटरनेशनली बहुत ही छाए हुए थे और आपके आने वाले एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। सो एक और बार वीडियो एंड करने से पहले आपको याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, आपको कस्टमाइजेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। सो बिफोर यू लीव दिस आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।